Hi guys, welcome back to our revision series. Myself, CA Vikram Gupta. In this video, we are covering Essay 265, Communication Deficiency in Internal Control to TCWG and Management. यहाँ दोनों की बात हो रही है, TCWG की भी और मैनेजमेंट की भी। जो भी आपको डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई होगी इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, वो आप कम्युनिकेट करोगे TCWG से और मैनेजमेंट से। कब हम TCWG से कम्युनिकेट करेंगे, कब हम मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेंगे, वो सब आगे देखेंगे। बट सर पहले ये बताओ डेफिशिएंसी क्या होती है। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? अगर आपने कोई कंट्रोल लगाया बट वो प्रिवेंट ही नहीं कर पा रहा, डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, करेक्ट ही नहीं कर पा रहा मिसस्टेटमेंट को, तो वो क्या हुआ? डेफिशिएंसी। अगर कोई कंट्रोल आपने लगाया है, डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड, बट वो प्रिवेंट ही नहीं कर पा रहा, डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा और करेक्ट ही नहीं कर पा रहा कोई मिसस्टेटमेंट को, तो वहां पे क्या हुआ? डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। और कहीं पे कंट्रोल होना चाहिए था, जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए थी, बट वहां पे है ही नहीं वो कंट्रोल, तो उस केस में क्या हुआ? डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, व्हेन कंट्रोल इज मिसिंग। सो डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल क्या होगी? अगर आपने कोई कंट्रोल लगाया, डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड, बट अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिसस्टेटमेंट, तो उस केस में डेफिशिएंसी हो जाएगी। और कंट्रोल इज मिसिंग, तो उस केस में भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। बट बात ये आती है, सर सारी डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करें हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ? नहीं, टीसीडब्ल्यूजी के साथ आप ओनली एंड ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। बाकी डेफिशिएंसी किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे? वो मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे। वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे कि कब कौन सी मैनेजमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। बट आपको ये याद रखना है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ही कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। आप छोटी मोटी डेफिशिएंसी के लिए टीसीडब्ल्यूजी को परेशान नहीं करोगे। ओनली एंड ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, देन ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा वो इंडिविजुअल या कॉम्बिनेशन ऑफ सच डेफिशिएंसी वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्रिएट करती है या नहीं करती। अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्रिएट करती है तो आप राइटिंग में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करोगे, वो भी टाइमली बेसिस पे। आपको ये याद रखना है, एक तो राइटिंग में कम्युनिकेट करोगे, एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। बट सर एक बात बताओ, मुझे डेफिशिएंसी मिल गई, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिल गई, बट उससे कभी कुछ मिसस्टेटमेंट हुई नहीं है, उससे ना ही कभी कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई है, बट हमें डेफिशिएंसी मिल गई, फ्यूचर में मिसस्टेटमेंट हो सकती है, बट क्या उसको भी कम्युनिकेट करेंगे? अरे हाँ भाई करना। क्यों नहीं कर रहा? क्यों? मिसस्टेटमेंट तो हो सकती है ना, तो क्या वेट करोगे कि मिसस्टेटमेंट कब होगी कब नहीं होगी? तो आपको कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी के साथ, चाहे मिसस्टेटमेंट हुई हो चाहे नहीं हुई हो, बट आपको पता है कि वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, कम्युनिकेट करो राइटिंग में। ये आपको ध्यान रखना है। बट सर ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को हम कंसीडर कैसे करेंगे कि ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या ये डेफिशिएंसी नॉर्मल डेफिशिएंसी है? तो उसके रिगार्डिंग आईसीआई ने कुछ मैटर्स दिए हुए हैं, ऐसे के अंदर कुछ मैटर्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर ये नॉर्मल डेफिशिएंसी रहेंगी। तो इसके रिगार्डिंग कोई सर्टेन एग्जाम्पल्स दिए, मैटर्स दिए। अगर आपको लगता है कोई डेफिशिएंसी जिसके लाइकलीहुड फ्यूचर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो उस केस में आप उसको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कंसीडर करोगे। आपको पता है ये डेफिशिएंसी से फ्यूचर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है क्या? अगर आपको पता है अकाउंट रिसीवेबल के रिगार्डिंग कोई कंट्रोल ही नहीं है, फ्यूचर में उसके रिगार्डिंग रिवेन्यू में कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो वहां पे क्या है? लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसी लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फ्यूचर, तो उस केस में आप वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को मानोगे। सेकंड, सस्पेक्टेबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपको पता है इन्वेंट्री के रिगार्डिंग कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, ना ही कोई ट्रैकिंग सिस्टम है, वहां से इन्वेंट्री चोरी हो सकती है, एसेट्स में चोरी हो सकती है, तो उस केस में वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कंसीडर करोगे। सेम ऐसे सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिमेटेड अकाउंट्स। आपको पता है कि आपने कोई एस्टिमेशन यूज करा है, मैनेजमेंट ने कोई एस्टिमेशन यूज करा है, बट उसका कोई प्रॉपर मेथड यूज नहीं करा। मैनेजमेंट ने ऐसे लगा, मैनेजमेंट को लगा यार मेरे को ये एस्टिमेशन लेना है, तो मैनेजमेंट ने वो एस्टिमेशन ले लिया, तो वहां पे डेफिशिएंसी। आपको प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए, जो एस्टिमेशन मैनेजमेंट ले रही है उसका इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए, तो कंट्रोल ही मिसिंग है, तो वहां पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपोज टू द डेफिशिएंसी, वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। या वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज दैट अकर्ड, वो अकाउंट बैलेंस में, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस में, तो उससे पता लगता है कि वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। कि आप रिवेन्यू में आपको कोई डेफिशिएंसी है, बट रिवेन्यू में इतने ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, इतने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं कि वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसीज, तो आपकी अगर एक नॉर्मल डेफिशिएंसी है, वो दूसरे नॉर्मल डेफिशिएंसी से इंटरेक्ट होकर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बना सकती है। कैसे? आप एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एक तो आप अकेले हो और आपके सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, आप अकेला पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेज करते हो। कैश डिसबर्समेंट में कोई आपके इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए थे, वहां पे भी कैश डिसबर्समेंट में कोई कंट्रोल नहीं है।
आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए थी, वहां पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या हुआ, दोनों जगह आपकी डेफिशिएंसी है। अब वो फाइनेंस वाला बंदा क्या करेगा, कैश डिसबर्समेंट में कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो वो कैश डिसबर्समेंट भी कर सकता है, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है तो वो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। तो आप क्या हुआ, दो डेफिशिएंसीज ने मिलकर एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी, एक फ्रॉड कर दिया वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले बंदे ने। तो दो डेफिशिएंसी ने मिले एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। और द कोज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शंस डिटेक्टेड, तो उस केस में आपको देखना है कि यार वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, तो वहां पे आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी में कंसीडर करना है। और इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रोल की बात हुई, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल, अगर आपकी ये कंट्रोल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड से रिलेटेड कोई कंट्रोल नहीं है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी नहीं है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। कंट्रोल ओवर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन सब में गड़बड़ है, इन सारे कंट्रोल में गड़बड़ है, या फिर ये कंट्रोल ही मिसिंग है, तो वो हमारी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। तो कौन कौन से एग्जांपल्स है जहां पे आपको लगेगा यार ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। एक तो लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसी लीडिंग टू द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फ्यूचर, उससे पता लगेगा यार ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। सेकंड, सस्पेक्टेबिलिटी टू द लॉस और फ्रॉड ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, तो वहां पे आपको पता लगेगा ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। थर्ड, सब्जेक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो वहां पे आपको पता लगेगा ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपोज टू द अमाउंट टू डेफिशिएंसी, तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। या फिर वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज पे डिपेंड करेगा कि वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। इंटरेक्शन हुआ एक डेफिशिएंसी से दूसरे डेफिशिएंसी में, तो आपको पता लगेगा कि वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। और कोई इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, ये कंट्रोल या तो मिसिंग है या इन कंट्रोल में गड़बड़ हुई, तो वो हमारे क्या होगा, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का पार्ट बनेगा। तो आपको ऐसे पता लगेगा कि वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। फिर एक और ऐसे ने क्या बताया, इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अगर ये सारी डेफिशिएंसी हुई तो वहां पे आपको कंसीडर ही करना है कि ये तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। ऊपर क्या बात थी, एग्जांपल्स की, वहां पे क्या बात हुई, आपको डेफिशिएंसी मिली, आपको जब कंसीडर करना पड़ेगा कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो आप वो सारे मैटर्स देखोगे। बट जब आपको पता लगा कि यार यहाँ पे डेफिशिएंसी है, वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ही होगी इन केसेस में, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकती है, आप उल्टे सीधे लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको कौन कौन से इंडिकेटर्स में पता लगेगा यार ये तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट ही खराब है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में दिक्कत है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो आपको वहां पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। उसके अंदर कौन सा पॉइंट आ सकता है, एक तो आपको पता लगा यार जो कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाया प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, वो एम्प्लॉय के फ्रॉड को तो आइडेंटिफाई कर रहा है, बट मैनेजमेंट के फ्रॉड को ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वहां तो पूरी ही दिक्कत कर रखी है। तो वो क्या हुआ, हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही इनइफेक्टिवनेस है, वो हमें एविडेंस मिल गया। सेकंड, मैनेजमेंट फेलियर टू इंप्लीमेंट एक्शंस, चाहे वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट हो चाहे ना हो, आपने कोई डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ये डेफिशिएंसी कंट्रोल में ठीक करो, मैनेजमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही, चाहे वो नॉर्मल डेफिशिएंसी क्यों ना हो, आपको उसका एटीट्यूड तो पता लगा, मैनेजमेंट के एटीट्यूड तो पता लगा कि वो एक्शन ही नहीं लेना चाहती, तो उस केस में भी वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का पार्ट बन जाती है। फिर आया एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस विद इन द एंटिटी, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ऑडिटर का नहीं है, एंटिटी का है। जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, रिस्क असेसमेंट वाला, तो उसके अंदर हमारा आता है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो एंटिटी परफॉर्म करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। वहां पे आपने कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं करा, तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में। या आपको कोई एविडेंस ऐसा मिला कि इनइफेक्टिव है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आपने परफॉर्म तो करा बट वो इनइफेक्टिव है, तो वो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का पार्ट बनेगा। अगर एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव रेस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, तो वो भी हमारे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का पार्ट बनेगा। या फिर कोई मिसस्टेटमेंट ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर में डिटेक्ट करी जो कंट्रोल डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, तो वो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का पार्ट बन सकता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ही होगी, ये सारे इंडिकेटर्स है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। तो नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एज ए प्रायर पीरियड आइटम इन करंट पीरियड P&L, प्रायर पीरियड के फ्रॉड के आइटम भी करंट पीरियड में आ रहे हैं, वहां पे भी फ्रॉड हो रहा है, तो वहां पे भी आपको क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। या फिर कोई एविडेंस रिगार्डिंग मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू सी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट चेक ही नहीं कर पाई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने या नहीं बने, तो वहां पे भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स है जहां पे हमको लग सकता है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। एक तो इनइफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, जहां पे वो मैनेजमेंट के फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो कंट्रोल हमारे क्या होगा, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। या फिर मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया ऐसी डेफिशिएंसी के लिए रिगार्डिंग जो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं।
और फिर या एब्सेंस है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ एन एंटिटी, या फिर आपको कोई एविडेंस मिला है इनइफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, या फिर आपको कोई एविडेंस मिला है रिगार्डिंग इनइफेक्टिव रेस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट रिस्क, तो वहां पे भी हमारी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकता है। फिर यहाँ कोई स्टेटमेंट डिटेक्ट हुई है ऑडिटर के प्रोसीजर में जो कंट्रोल डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो वहां पे भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकता है। या फिर डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इन प्रायर पीरियड सोन इन द करंट पीरियड P&L, तो वो भी डेफिशिएंसी का पार्ट बन सकता है। या एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट इनेबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो भी हमारे डेफिशिएंसी का पार्ट बन सकता है। अब हमने देखा एक तो डेफिशिएंसी क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, हमें कम्युनिकेट करना है TCWG के साथ ओनली एंड ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, वो भी रिटर्न में। फिर हमने देखे एग्जांपल्स, किस किस सिचुएशन में वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है, वो हमने एग्जांपल्स देखे। फिर हमने देखे इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब हमको डेफिशिएंसी पता लग गई, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी पता लग गई, अब कम्युनिकेट कब करना है, किससे कम्युनिकेट करना है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। पहले आता है व्हेन टू कम्युनिकेट, कब कम्युनिकेट करें। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले ही कम्युनिकेट करो इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, और इन केस ऑफ अदर एंटिटी बिफोर द डेट ऑफ असेंबली फाइल। जब भी आप अपनी 60 डेज में आप अपनी एंगेजमेंट फाइल को असेंबल करते हो, तो उस तक जब तक आप डिस्कस कर सकते हो मैनेजमेंट से। ये तो हो गए कब कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट किससे करें, अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करोगे और TCWG के साथ, दोनों के साथ कम्युनिकेट करना है। मैनेजमेंट कौन सी, हाई लेवल मैनेजमेंट, CEO CFO, वो हमारी मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करोगे। साथ साथ TCWG जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं उनसे कम्युनिकेट करोगे, दोनों से कम्युनिकेट करोगे, मैनेजमेंट से भी TCWG से भी, इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। बट सर नॉर्मल डेफिशिएंसी है, वो कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है, उस केस में जो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा, अगर आपको इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड मिला तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन होगा, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट से आप कम्युनिकेट करोगे, जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा उस कंट्रोल से। आपको परचेज के रिगार्डिंग कोई कंट्रोल में इनइफेक्टिवनेस मिला, कोई डेफिशिएंसी मिली, तो आप परचेज डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब कम्युनिकेट करना है और किससे कम्युनिकेट करना है। लिस्टेड एंटिटी के केस में बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर देन लिस्टेड एंटिटी के केस में जब आप असेंबल करते हो ऑडिट फाइल तब तक कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेट किससे करना है, मैनेजमेंट एंड TCWG से इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, मैनेजमेंट भी हाई लेवल वाली। और अदर डेफिशिएंसी के केस में वहां पे एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखोगे, जहां पे जिसके रिगार्डिंग वो कंट्रोल में डेफिशिएंसी है वो आप चेक करोगे। अब इसके रिगार्डिंग सर्टेन केसेस आते हैं जो आपसे MCQ में पूछ सकते हैं या केस स्टडी बना सकते हैं। कौन कौन से केस है, अगर मैनेजमेंट को ऑलरेडी पता है कि वहां पे डेफिशिएंसी है, वो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, ऑडिटर को आइडेंटिफाई हुई कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो मैनेजमेंट को ऑलरेडी पता थी, तो आप क्या वापस कम्युनिकेट करोगे, यस। इन केस में भी आप ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, चाहे मैनेजमेंट को पता हो, चाहे मैनेजमेंट एक्शन लेना चाहती हो, चाहे नहीं लेना चाहती हो, फिर भी आप कम्युनिकेट करोगे। इफ ऑडिटर ऑलरेडी कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन प्रीवियस ईयर्स, आपने प्रायर ईयर में ऑलरेडी कम्युनिकेट करी थी वो डेफिशिएंसी, वो इस ईयर भी ठीक नहीं हुई, प्रायर ईयर में कम्युनिकेट करी थी वो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, तो इस ईयर भी कम्युनिकेट करो। आपकी इस ईयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करना, चाहे प्रायर पीरियड में करी हो, चाहे मैनेजमेंट ठीक करना चाहती हो, चाहे नहीं करना चाहती हो, अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो आप कम्युनिकेट करोगे, वो भी रिटर्न में TCWG के साथ। अब बात आती है अदर डेफिशिएंसी की। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी इज नॉट सिग्निफिकेंट बट मैनेजमेंट को किसी ने बताया ही नहीं, ना ही एम्प्लॉय ने बताया, ना ही कोई थर्ड पार्टी ने बताया मैनेजमेंट को, तो उस केस में ऑडिटर बताएगा। ऑडिटर शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट, इन राइटिंग कम्युनिकेट करेगा नोट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को भी विद एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। यहाँ TCWG से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है, यहाँ पे डेफिशिएंसी है, बट कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ कभी मैनेजमेंट के साथ, तो ऑडिटर को कम्युनिकेट करना जरूरी है, वो भी राइटिंग में मैनेजमेंट के साथ। फिर एक पॉइंट आता है कि कोई डेफिशिएंसी जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है, ऑलरेडी कम्युनिकेटेड की हुई है मैनेजमेंट के साथ, कोई डेफिशिएंसी या तो थर्ड पार्टी इंटरनल ऑडिटर ने कम्युनिकेट करी हुई है या ऑडिटर ने पहले कम्युनिकेट करी हुई है, कोई डेफिशिएंसी अदर देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, और मैनेजमेंट उसके रिगार्डिंग ठीक नहीं करना चाहती, उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, उसको इग्नोर कर सकते हो, वापस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रायर पीरियड में कोई डेफिशिएंसी थी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो आप कम्युनिकेट करोगे, अगर नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो आपने पहले ही कम्युनिकेट कर चुके हो, तो वापस कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ सकता है कि ऑडिटर ने कोई डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करी मैनेजमेंट से प्रायर पीरियड में, जो मैनेजमेंट ठीक नहीं करना चाह रही, और ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है, अदर देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो ऑडिटर ने मैनेजमेंट से डिस्कस करा था प्रायर पीरियड में, मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करना चाह रही,
तो उस केस में ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा सकता है कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड खराब है और वो जो डेफिशिएंसी जो मैनेजमेंट ठीक नहीं करना चाह रही वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है। तो वहां पे ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी चाहे मैनेजमेंट से कम्युनिकेट पहले करी हो चाहे मैनेजमेंट उसको ठीक ना करना चाहती हो, आप कम्युनिकेट करोगे वापस राइटिंग में। अगर अदर देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कभी कम्युनिकेट ही नहीं हुई मैनेजमेंट के साथ तो आपको राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर अदर देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है मैनेजमेंट के साथ वह मैनेजमेंट ठीक नहीं करना चाहती तो इस साल आप वापस कम्युनिकेट नहीं करोगे, चल जाएगा। फिर आता है कंटेंट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। आपको पता लगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कैसी है, आपको पता लगा कब कम्युनिकेट करना है, आपको पता लगा किससे कम्युनिकेट करना है, बट कैसे कम्युनिकेट करें, कंटेंट क्या होगा हमारी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का, उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करनी है, कंटेंट क्या होगा, रिटर्न जो आप कम्युनिकेट करोगे वो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की बात हो रही है, नॉर्मल डेफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, वो भी रिटर्न में कम्युनिकेट करते हैं हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसको हम लेटर ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं। जो आप कम्युनिकेट करोगे ना रिटर्न में उसको हम लेटर ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं। और इसका मेजर पोर्शन हमारा रिस्क असेसमेंट चैप्टर में कवर होगा। आप रिस्क असेसमेंट चैप्टर को अभी ओपन करो पॉज करके और वहां से भी दोनों कवर कर लो और वहां से भी लेटर ऑफ वीकनेस देख लो और ये पॉइंट भी कवर कर लो साथ साथ। तो इसके अंदर क्या क्या लिख के देंगे, एक तो डिस्क्रिप्शन देंगे डेफिशिएंसी क्या है, उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है वो एक्सप्लेन करेंगे। ऑडिटर क्या देगा, एक तो डिस्क्रिप्शन देगा कि डेफिशिएंसी क्या है और उसका इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या पोटेंशियल इफेक्ट क्या होगा वो बताएगा। साथ साथ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि वो डेफिशिएंसी किससे रिलेटेड है और अंडरस्टैंड कर कि वो डेफिशिएंसी किससे रिलेटेड है, एंड साथ साथ जिससे कि वो डेफिशिएंसी किससे रिलेटेड है जिससे ऑडिट कि वो डेफिशिएंसी किससे रिलेटेड है जिससे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को अंडरस्टैंडिंग मिले कि कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो उसको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराएगा कि किससे रिलेटेड वो डेफिशिएंसी है और क्यों डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, उसके रिगार्डिंग सारी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को अंडरस्टैंडिंग मिले। फिर उसके अंदर ही लिखेगा कि पर्पस ऑफ ऑडिट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। हमारा पर्पस ये नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल पे हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। हमारा पर्पस क्या है, एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा कोई इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे। सेकंड, ऑडिटर इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने कोई और कंट्रोल चेक नहीं करे, हमने सिर्फ वही कंट्रोल चेक करे जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट आए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में काम आए हो, उन्हीं इंटरनल कंट्रोल को हमने चेक करा है। आप ये एक्सपेक्ट मत करो हमसे कि हमने सारे कंट्रोल को चेक करा है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैटर दैट बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड, वहां पे और भी डेफिशिएंसी हो सकती है बट हमने वही मैटर को कम्युनिकेट कर रहे हैं जो हमें मिले हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। मैटर बीइंग रिपोर्टेड आर कम्युनिकेट टू दोज डेफिशिएंसी दैट ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एन ऑडिट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे तो उसके अंदर लिखोगे कि आपका पर्पस क्या है, ऑडिटर का एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कोई इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पर कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। सेकंड, आप सिर्फ वही इंटरनल कंट्रोल को रेफर कर रहे हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के काम आए थे, उसी के रिगार्डिंग आप बता रहे हो। थर्ड, आप ये मैटर बताओगे कि जो डेफिशिएंसी आप बता रहे हो वो लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसी जो ऑडिटर को फाइंड हुई है ड्यूरिंग एन ऑडिट, उसके रिगार्डिंग में कोई और डेफिशिएंसी हो सकती है, हमें मतलब नहीं है। फिर मे ऑल्सो सजेशन रिगार्डिंग रिमीडियल एक्शंस एंड डेफिशिएंसीज, वो सजेशन भी दे सकता है। मे लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि ऑडिटर को सजेशन देना है कि उसको कैसे ठीक करें, उसके रिगार्डिंग रिमीडियल एक्शंस क्या लें। वहां पे ऑडिटर की मन की इच्छा है, अगर वो देना चाहता है तो वो दे सकता है रिमीडियल एक्शंस भी। तो ये हमारा लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर ये सारी कंटेंट होगा और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे रिटर्न में, वो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी से रिलेटेड। द फेलियर ऑफ मैनेजमेंट टू रेमेडी द अदर डेफिशिएंसी, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया क्या कि कोई डेफिशिएंसी थी जो मैनेजमेंट ठीक नहीं करना चाहती अदर देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, तो ऑडिटर अपनी जजमेंट में डिसाइड कर सकता है कि वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। और कम्युनिकेशन ऑफ अदर डेफिशिएंसी में भी इन ओरल, जरूरी नहीं आप रिटर्न में कम्युनिकेट करो जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऐसे 265 को कवर करा। सबसे पहले हमने देखा कि डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, जब वो प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट ना कर पाए तो वो हमारी डेफिशिएंसी होगी इंटरनल कंट्रोल में, या फिर कंट्रोल ही मिसिंग है तो वो डेफिशिएंसी होगी। टीसीडब्ल्यूजी के केस में हम ओनली एंड ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करते हैं, वो भी रिटर्न में। फिर हम आए थे कौन कौन से एग्जाम्पल से हमको पता लगेगा कि जो डेफिशिएंसी मिली है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है।
तो उसके रिगार्डिंग हमने पॉइंट देखे थे, लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसी दैट लीड टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फ्यूचर, और सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ फ्रॉड और लॉस रिलेटेड टू द एसेट्स और लायबिलिटी, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज टू डेफिशिएंसी, या फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड करेगा, या फिर इंटरेक्शन ऑफ वन डेफिशिएंसी टू अदर डेफिशिएंसी, या फिर इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल मिसिंग है या उसमें कोई गड़बड़ है। तो ये सारी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का पार्ट बन सकती है। फिर हमारे इंडिकेटर्स क्या हो गए रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, वहां पे अगर इनइफेक्टिवनेस कंट्रोल एनवायरनमेंट है तो वो हमारी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है। उसके अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड फ्रॉड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कंट्रोल, वो आता है। तो सेकंड, मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं लेना चाहती रिगार्डिंग डेफिशिएंसी जो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुका है ऑडिटर। फिर एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो वो वहां पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है। या फिर एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है बट वो इनइफेक्टिवनेस है, तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है। या फिर कोई इनइफेक्टिव रेस्पॉन्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो वो डेफिशिएंसी बन सकती है। या फिर मैनेजमेंट इनेबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है। तो ये सारे इंडिकेटर्स थे। फिर हमारे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, किससे करेंगे, कब कम्युनिकेट करेंगे, लिस्टेड एंटिटी के केस में बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर देन लिस्टेड एंटिटीज के केस में जब हम असेंबल करते हैं हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल, तब उससे पहले तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। किससे कम्युनिकेट करेंगे, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मैनेजमेंट हाई लेवल वाली सीओ सीएफओ, उसके साथ साथ टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी। अदर डेफिशिएंसी एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करोगे जिससे रिलेटेड वो कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। फिर अब डेफिशिएंसी से बात हुई, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी चाहे मैनेजमेंट से ऑलरेडी डिस्कस हो, चाहे मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करना चाहती हो, आपको वापस कम्युनिकेट करनी है, वो भी रिटर्न में। अदर देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी पहले कभी कम्युनिकेट ही नहीं हुई, ऑडिटर को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, वो भी रिटर्न में। अगर कोई अदर देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो मैनेजमेंट ठीक नहीं करना चाहती, ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है प्रायर ईयर्स में, तो ऑडिटर वापस कम्युनिकेट नहीं करेगा तो भी चल जाएगा। फिर हमारा आया था कंटेंट ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होगी, जो आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी के, उसके रिगार्डिंग आप डिस्क्रिप्शन दोगे, डेफिशिएंसी क्या है, उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या होगा। साथ साथ आप सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे जिससे मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को अंडरस्टैंडिंग मिले कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन की, और उसके अंदर लिखोगे आपका पर्पस क्या है, एक्सप्रेशन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको इंटरनल कंट्रोल पर कोई भी अपने इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग कोई भी आप ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे। उसके साथ साथ आप दो चीजें और बताओगे कि पर्पस क्या है आपका, फॉर्म एन ओपिनियन और एक्सप्रेस और ओपिनियन। आप इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पर कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और ऑडिटर ने वही इंटरनल कंट्रोल को इंक्लूड करा है जो रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और मैटर आर लिमिटेड टू दोस डेफिशिएंसी दैट ऑडिटर फाउंड ड्यूरिंग दैन ऑडिट। तो ये सारे पॉइंट आप डिस्कस करोगे। तो यहाँ पे हमारा ऐसे 265 हमने काफी अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऐसे को कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइस।